हाय फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यू हो रहा है हमारा। आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे आपका जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था वो था एलिमेंट्री कैनाल का ईसोफेगस। ईसोफेगस से हम अब आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़ा सा आपको एक माउथ से एक रफ डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करूँगी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। एक माउथ का इनिशिएशन, ये है आपका माउथ से आगे बढ़े आपका ईसोफेगस से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारा जे शेप स्ट्रक्चर स्टमक जिस जगह पर एंट्री होता है ये है आपका डायफ्राम से कनेक्टेड है से आपका रिलीज होता है, मतलब डायफ्राम को आगे क्रॉस करता हुआ हमारा स्टमक है। स्टमक से हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के पेनक्रियास से जब हम आगे बढ़ेंगे तो वील हैव आवर स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन जिस रीजन पर ओपन किया जाता है वो रीजन कहलाता है आपका एनस। देखें, एक रफ डायग्राम है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखें, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था माउथ से। माउथ हम पढ़ चुके बहुत ज़्यादा डिटेल में, सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। माउथ के बाद हम आगे बढ़े थोड़ा सा पॉइंट, फिर हमने फेरिंग्स समझा था। अब यहाँ पे हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और इससे कनेक्टेड शुरू होंगे हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। देखें, फेरिंग्स के बाद हमने ट्रैकिया के बारे में पढ़ा था, ग्लॉटिस के बारे में पढ़ा था, गुलेट के बारे में पढ़ा था, ये ओपनिंग्स ऑफ द ट्रैकिया एंड फेरिंग्स और ईसोफेगस। फेरिंग्स से जब हम आगे बढ़े तो एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब हमने देखी थी जिसको हम बोलते थे ईसोफेगस। एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब जिसको मैंने क्या नाम दिया था, ईसोफेगस नाम दिया था। ईसोफेगस से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ईसोफेगस से आगे बढ़ते हुए सबसे पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल का जब बात किया जा रहा है तो यहाँ पर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। एक तो आपका थोरेसिक कैविटी है जो कि ऊपर की रीजन में थी और नीचे है मेरी एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जितना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये मिलता है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग करने के लिए हमारे पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? डायफ्राम के बारे में हमें यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, वो हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में डायफ्राम का जिक्र होगा, वहाँ का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर इसको यहाँ पर क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है क्योंकि ये जो ईसोफेगस है ये डायफ्राम को क्रॉस करता हुआ ही किसके अंदर एंट्री करता है, आपका स्टमक के अंदर एंट्री करता है। तो हमने डायफ्राम को साइड से या ईसोफेगस को किसी दूसरे रीजन से लेते हुए नहीं आए हैं, बल्कि डायफ्राम को क्रॉस करते हुए हम किसके अंदर एंट्री किए हैं, स्टमक के अंदर एंट्री किए हैं। डायफ्राम्स से जब ईसोफेगस खत्म हुआ तो ईसोफेगस के खत्म होने पर हमारा यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं आपका स्टमक। बेटा एक चीज़ को समझ लेंगे कि स्टमक को एक शेप दिया जाता है जो कि हम कौन सा शेप देते हैं, जे शेप्ड। क्या कहा जाता है? जे शेप्ड स्टमक। मतलब स्टमक को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, या फिर देख लेते हैं, इसी टॉपिक में कंप्लीट कर देते हैं। हमने बात करी जब जे शेप्ड स्टमक की, तो ये जो जे शेप्ड स्टमक है ये कुछ इस तरीके से होता है। ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन। बात को समझ रहे हैं? मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे दो चीज़ें बताई हैं। ये तो मेरा स्टमक है और स्टमक से कनेक्टेड जो शुरू हुई वो है मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ है। स्टमक को मैंने जे शेप बोला है, ये जे शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स कौन कौन से? सबसे पहला, जो रीजन फूड ईसोफेगस से एंट्री देगा, ईसोफेगस से जो पार्ट एंट्री देगा वो पार्ट कहलाता है कार्डियक। क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है। कार्डियक से जब हम आगे बढ़े तो ये जो रीजन आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है ये कहलाता है फंडस या फिर फंडिक। फंडस।
कार्डिक, फंडस। ये जो रीजन पूरा दिख रहा है, कार्डिक पार्ट पोर्शन इधर है, फंडस ये है, ये जो पूरी रीजन दिख रही है ये मेरी कहलाती है बॉडी ऑफ द स्टमक, स्टमक का बॉडी पार्ट। और ये जो लास्ट रीजन है ये कहलाता है पाइलोरिक रीजन। कौन सा रीजन कहलाता है? पाइलोरिक। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर से समझेंगे। द जे शेप स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला कार्डिक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। आप कंफ्यूज नहीं होंगे पोजीशन के बेसिस पे कि भाई ऊपर फंडिक है नीचे कार्डिक है, देन व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कार्डिक, फंडिक एंड पाइलोरिक। क्योंकि कार्डिक एंट्री वाला रीजन है, कार्डिक के बाद फंडस आता है, फंडस के बाद आता है आपका पाइलोरिक रीजन। अब ईसोफेगस से जब हम एंट्री किए तो अगेन समझिएगा बच्चों कि जब आप बात करते हो फूड के आगे बढ़ने की तो हमारा जितना प्रोसेस था वो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस था, ये हम लास्ट क्लास में समझ चुके। इनवॉलंटरी मतलब ये अपनी मर्जी से आगे बढ़ता है, पीछे की तरफ नहीं आता। लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी के पोजीशन को चेंज कर दूं, मैं उल्टी हो जाऊं, तो उस कंडीशन में क्या जितना मेरा फूड प्रेजेंट है वो मेरे एलिमेंट्री कैनाल से बाहर आ जाएगा? तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने बना रखे हैं स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स का क्या मतलब होता है? जस्ट लाइक जब हम किसी जगह पर एंट्री, किसी रूम में एंट्री कर रहे हैं तो रूम में एंट्री करने पर हमारे पास एक डोर प्रेजेंट होता है, सेम चीज़ यहाँ पर भी एक डोर प्रेजेंट है जो कि सिंगल साइड ओपन होती है। सिंगल साइड ओपनिंग मतलब मैं अपने गेट को, अपने घर के गेट को या अपने मेन गेट को एक सिंगल डायरेक्शन में ही खोल सकती हूँ, या तो वो बाहर की तरफ ओपनिंग देता है या तो वो अंदर की तरफ दे सकता है। मैं नहीं चाह कर भी उसको पीछे या उल्टा खोल नहीं सकती। सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि जब आप स्फिंक्टर्स की बात कर रहे हो, वो वॉल्स हैं, ये वो आपके क्लोजिंग पार्ट है जहां से जो चीज एक बार अंदर चली गई वो वापस से बैक फ्लो नहीं करेगी। जस्ट लाइक दिस देखेंगे कि जब मैंने बात करी कि ये फूड जो मेरा है यहाँ ऊपर से आया, ये वॉल ओपन हो गया। जब ये वॉल ओपन हो गया, ये स्फिंक्टर ओपन हो गया, तो अगर जो फूड नीचे जा चुका है, अगर वो कोशिश करे वापस से ऊपर आने की, तो ये वॉल का पोजीशन इस तरीके से होता है कि ये इसको खुलने ही नहीं देते जब तक कोई ब्रेन से रिफ्लेक्स ना हो। तो जब हमने स्फिंक्टर्स की बात करी तो ये स्फिंक्टर्स अलग अलग रीजन में, अलग अलग जगहों पे पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होंगे। सबसे पहला स्फिंक्टर जो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, अगेन मैंने आपको कई बार बोला है पूरी बायोलॉजी में जितने नाम हैं वो दे आर कनेक्टेड विद द ईच अदर, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो जब हम यहाँ पर स्फिंक्टर्स की बात करेंगे तो कुछ नाम से आपको समझ में आ जाएगा। लाइक सबसे पहले बॉडी का, स्टमक की बॉडी का सबसे पहला पार्ट है कार्डिक पार्ट, या तो मैं इसको कार्डिक स्फिंक्टर बोल दूं, या फिर जो नाम दिया जाता है एक्चुअल जो आपके एनसीईआरटी में नाम गिवन है वो है, फिर से एक चीज और, स्टमक जहां भी आएगा दे विल नॉट कॉल्ड इट एज स्टमक, कभी भी स्टमक के नाम से नहीं जाना जाता। हमेशा जब भी इसके रीजन के अलॉन्ग बात हम कर रहे हैं तो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला जाता है गैस्ट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक का क्या मतलब है? स्टमक, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक मूवमेंट्स, गैस्ट्रिक पार्ट। कहीं भी जब हम गैस्ट्रिक टर्म का जिक्र कर रहे हैं तो मैं एक्चुअली किसकी बात कर रही हूं? मैं बात कर रही हूं आपके स्टमक की। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पार्ट है स्टमक का गैस्ट्रिक, कहां से ओपन हो रहा है? ईसोफेगस से। दिस इज व्हाट? दिस इज ईसोफेगस। ये पूरा आपका क्या है? स्टमक। स्टमक और ईसोफेगस में दोनों पार्ट को जो मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो जिस स्फिंक्टर के थ्रू ईसोफेगस स्टमक में एंट्री करता है वो पार्ट आपका क्या कहलाता है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। बहुत ही इजी नाम है, आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको याद करने के लिए। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जो ईसोफेगस और स्टमक को, ईसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक में करवाता है, उस स्फिंक्टर को क्या नाम दिया गया? स्टमक इज कनेक्टेड विद द गैस्ट्रिक टर्म एंड ईसोफेगस तो हमारा ईसोफेगस है ही, तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर आपके ईसोफेगस को कहां पर ओपन करता है? हमारे स्टमक के अंदर, ताकि कोई भी फूड का पार्टिकल मेरे स्टमक से निकल के मेरे ईसोफेगस के अंदर एंट्री ना ले ले। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं स्फिंक्टर्स की बात कर रही हूँ, हम स्टमक की बात कर रहे थे। कार्डिक से आगे बढ़े तो हमारा फंडिक है। फंडस के बाद हमने पूरा जो एक लॉन्ग पार्ट दिख रहा है जे शेप स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाता है? बॉडी कहलाता है। और बॉडी के बाद जो लास्ट रीजन स्टमक का बनता है वो क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। अब ये जो पाइलोरिक है, इट इज नाउ गोइंग टू एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं यहां पर लेबल कर रही हूं, फिर से देखेंगे। दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन।
समझेंगे मैंने क्या बात करा? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करने से पहले हम स्टमक को खत्म करना है। क्या है भाई? जहां पर पाइलोरिक रीजन था वो रीजन एंट्री दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो मुझे भाई स्टमक इज द डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन एक अलग स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से सेपरेट करके रखना है। ईसोफेगस में अलग काम हुआ, माउथ में अलग काम हुआ, स्टमक में अलग काम हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग काम होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में अलग काम होगा। तो हर जगह के रीजन को मैंने क्या किया हुआ है? सेपरेट किया हुआ है। मेरे हर घर के रूम को मैंने एक गेट से बंद कर रखा है। तो जब एंट्री की है ईसोफेगस से स्टमक में, तो एक गेट था जिसको मैंने क्या नाम दिया? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर्स बोलते हैं या फिर वॉल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी, जब मैं इस स्टमक को खत्म करके आगे पाइलोरिक रीजन से बढ़ रही हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करने के लिए अगेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन स्फिंक्टर नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम दिया जाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर एवरीवन? हमने क्या बोला? जहां पर स्टमक खत्म हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री किया वो कहलाएगा क्योंकि रीजन पाइलोरिक था तो स्फिंक्टर का नाम भी पाइलोरिक दे दिया, कोई याद करने की जरूरत है ही नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब जब हम स्टमक की बात कर रहे हैं तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। हमारा फूड लगभग 2 से 3 घंटे 4 घंटे से स्टमक में रहता है। HCl की वजह से इसमें थोड़ा सा जो प्रोसेसेस है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं, फूड के पार्टिकल्स को फर्दर ब्रेक कर देते हैं। स्टमक के अंदर कई सारे एसिड्स, जो एसिड रिलीज हो रहा है वो कई सारे जो बैक्टीरिया है या फिर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल जो हमें नहीं चाहिए उसको खत्म कर देता है। वो सब हम डाइजेशन में आगे समझेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रही हूँ। पर इसका एक टर्म और समझेंगे कि जब भी मैंने कुछ खाया, जब मैं या फिर मान लीजिए मैंने अभी कुछ नहीं खाया है, तो जो मेरा स्टमक है, जो मेरा टमी है वो फ्लैट है, जो मेरा स्टमक बोला है वो क्या है? बंद है। लेकिन जब मैं कुछ खा लेती हूँ तो ये बाहर आ जाता है, थोड़ा सा एक्सपल आउट हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली ये जब खाली होगा तो उस कंडीशन में ये बंद होगा, और जब कुछ चीज़ इसके अंदर जाएगी तो ये भर जाएगी। लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंटली पढ़ना है, ये एक कॉमन चीज़ है लेकिन इसमें एक टर्म और इंक्लूड किया जाता है, इस वजह से मैंने आपको बताया है, जिसको हम कहते हैं रोगाई। खाली रोगाई ना बोलते हुए मैं इसको बोलूंगी गैस्ट्रिक रोगाई। अगर आप लोगों को मैं एक बार और रिकॉल करवाऊं तो हमने रोगाई टर्म एक जगह और पढ़ा था जब हमने डाइजेशन शुरू किया था। तो किसी को अगर याद हो तो याद कीजिए कहाँ पढ़ा था। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने माउथ रीजन स्टार्ट किया था, और माउथ रीजन में मैं आप लोगों को पैलेट समझा रही थी, तो पैलेट का जो एंटीरियर पार्ट है उस एंटीरियर पार्ट में कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट थे, कुछ कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट थे, उसको हम बोलते थे पैलेटाइन रोगाई। पैलेटाइन रोगाई आप समझेंगे, रोगाई क्या है? फोल्ड्स, एक एक्स्ट्रा रीजन, एक एक्स्ट्रा पार्ट जो फोल्ड्स कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रोगाई कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से मैंने टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई और कर दिया और क्या बोला कि दीज आर नॉट ओनली रोगाई बट द गैस्ट्रिक रोगाई। गैस्ट्रिक क्यों बोला? क्योंकि स्टमक टर्म है। गैस्ट्रिक रोगाई क्या होते हैं भाई? गैस्ट्रिक रोगाई आपका वो पार्ट है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि फोल्ड्स ऑफ द स्टमक, जो स्टमक के फोल्ड्स प्रेजेंट है, जो स्टमक में एक फोल्ड प्रेजेंट है जो कि उसको छोटा बनाए रखता है जब तक कोई फूड नहीं जाता, वही फोल्ड्स आपके क्या कहलाते हैं? गैस्ट्रिक रोगाइस कहलाते हैं। इन फोल्डिंग ऑफ स्टमक क्या कह सकते हैं? इन फोल्डिंग ऑफ स्टमक क्या है आपका? स्टमक का इनफोल्डिंग। और ये जो रोगाइज होते हैं ये रोगाइज इनइलास्टिक होते हैं, मतलब एक रेगुलर बेसिस पे अगर ये ओपन होते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये फोल्ड जो है वो हमेशा के लिए ओपन हो जाते हैं और आपका टमी जो है वो फ्लैट नहीं होता। क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे हम। गैस्ट्रिक रोगाई, कार्डिक फंडिक इनिशिएट कर देते हैं। गैस्ट्रोइजोफेजियल स्फिंक्टर, उसके बाद फंडस है, फिर आपका कार्डिक रीजन है, बॉडी आ जाती है पूरी, पाइलोरिक रीजन ओपन होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के अंदर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये जो स्टमक इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक रोगाई कहते हैं, जो कि इनइलास्टिक फोल्ड्स भी माने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल पार्ट है पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। फिर से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन का एक प्रिंसिपल पार्ट क्या माना जाता है? आपका
डाइजेशन का जो प्रिंसिपल पार्ट माना जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगेन जिस तरीके से स्टमक के हमने कई सारे पार्ट्स पढ़े और इस कई सारे पार्ट्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम थे, रीजन्स थे, इसी तरीके से सेम हम किसकी बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा समझेंगे, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एंट्री करती, मतलब स्टमक से जो एंट्री लिया वो है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर से जब मैं आगे बढ़ी तो पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे बढ़ने पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक टॉपिक को समझ लें, 3 पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड लास्ट इज योर इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और इफ मैं इलियम की बात करूं, द हाईली कॉइल्ड पार्ट। फिर से समझेंगे मैं क्या बोल रही हूं। मैं बोल रही हूं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज ड्यूडेनम, नेक्स्ट इज जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम। ड्यूडेनम शॉर्टेस्ट पार्ट है और ये सी शेप का होता है। मैंने तभी ये डायग्राम रब नहीं किया ताकि मैं आपको बता सकूं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इस तरीके से रन करना शुरू कर गई, ओके, जैसा हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये यहाँ जब स्टमक से एंट्री करी तो ये जो छोटा सा रीजन आपको दिख रहा है किस शेप का दिख रहा है भाई, मैं कैसा स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मैं ये बना रही हूँ, शेप इज सी शेप्ड। मतलब जो आपका ड्यूडेनम है इट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट, एंड ये शॉर्टेस्ट पार्ट किस शेप का होता है, सी शेप का होता है। शॉर्टेस्ट पार्ट किस शेप का है, सी पार्ट का, सी शेप का, सॉरी। ड्यूडेनम से हम आगे बढ़े जेजुनम में। जेजुनम अगेन एक स्ट्रक्चर, मतलब क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन की कहा गया है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर डायामीटर, डायामीटर छोटा है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में बड़ा है। तो लेकिन लेंथ की बात की जाए स्मॉल इंटेस्टाइन इज मच लेंथियर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब हमने बात करी कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है ये सबसे छोटा पार्ट है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जेजुनम में। अब भाई लॉन्गेस्ट पार्ट की बात की जाएगी तो वो कौन सा पार्ट होगा, द पार्ट विच इज द most coiled, that is इलियम। मैंने अभी आपको क्या बोला, इलियम इज द हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है यहाँ पर आप मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जो है वो परफॉर्म करवाते हो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम सी शेप्ड का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, फिर हम आगे बढ़ते हैं जेजुनम में, और उसके बाद जब हम एंट्री करते हैं आपके इलियम में, तो इलियम हमारा अगेन एक मोस्ट कॉइल्ड पार्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे बहुत ज्यादा, which is the most हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हम क्या जवाब देते हैं, इलियम इज द मोस्ट हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ आवर इंटेस्टाइन। क्लियर। नाउ जब हम आगे बढ़े, स्मॉल इंटेस्टाइन में भाई माइक्रोवेलाइज का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो हमने 4 वॉलेज में अभी पढ़ा था। ग्लैंड्स कई सारे प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकोन है, आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं कई सारे। यही इंटेस्टाइन के अंदर कई जगह का सीक्रीशन आता है जिसको हमने एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ा था, वो अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट विल नाउ एंटर into the large intestine. Now when you are entering into the large intestine, तो इस large intestine में एंट्री करने से पहले हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उसको समझ लेते हैं। या फिर जैसे जिस तरीके से आप पूरे के पूरे स्टमक को पार्ट्स में डिवाइड किया, आपने स्मॉल इंटेस्टाइन को पार्ट्स में डिवाइड किया, सिमिलर तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए आपके लार्ज इंटेस्टाइन को। जब आप लार्ज इंटेस्टाइन को डिवाइड करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। लार्ज इंटेस्टाइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये देखें भाई, ये है मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन जहां खत्म हुआ, इस रीजन को ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा मैं बोल रही हूं, ये खत्म हुआ जिस जगह पे, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन।
खत्म और लार्ज इंटेस्टाइन का इनिशिएशन हुआ। जब ये इनिशिएशन हुआ तो देखेंगे ये एक सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है, एक स्वेलोड पार्ट आपको दिख रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन लेबल ना करते हुए मैं अलग अलग रीजन्स लेबल कर रही हूँ, लेकिन जितने रीजन में लेबल कर रही हूँ दे ऑल कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा गया है? लेंथ भले ही छोटी है बट डायामीटर बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ सबसे पहला रीजन है आपका सीकम, एक ब्लाइंड सेक, एक स्वेलो स्ट्रक्चर जो कि क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है। बिल्कुल इनिशिएशन है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। और कहाँ पर खत्म हुआ है, मतलब किस जगह पे खत्म हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन? सीकम पर ही खत्म हुआ है। इस सीकम से मैंने एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाला है जिसको मैंने नाम दिया है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। और ये जो अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। नाउ व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन? आप लोगों को टर्म ये शायद पता हो, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। वेस्टिजियल ऑर्गन are those organ which is present inside our body but they have no function। मतलब हमारे नेचर ने जितनी भी चीज़ें हमारे बॉडी में बनाई हैं सबका कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनका कुछ काम नहीं है। मतलब वो हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट हुआ करते थे लेकिन अब तक डिमिनिश नहीं हो पाए हैं, पर हमारी बॉडी में इनका कोई काम नहीं होता। और जिस ऑर्गन का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। और ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन आपका क्या कहलाता है? अपेंडिक्स कहलाता है। अपेंडिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सबसे मैं कॉमन आपको बता देती हूँ कि जो अपेंडिक्स है वो क्या है। पहली चीज ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसके अंदर आपके कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मिलते हैं जो कि डाइजेशन करवाने के लिए हमारे एंसेस्टर्स में रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। तो अगर हालांकि हमारी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही आपके अलग अलग क्या बोले हम माइक्रोब्स मिलते हैं जिनको हम गट फ्लोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गट फ्लोरा। टर्म पर ध्यान देंगे। ये वो माइक्रोब्स हैं जो कि हमारे डाइजेशन को कैसा बना देते हैं? इजी बना देते हैं। तो अपेंडिक्स के अंदर भी यही प्रेजेंट था। दूसरा क्वेश्चन जो अपेंडिक्स पे पूछा जाता है कि अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारे दिमाग में एक रहता है कि भाई जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुई, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुई, उसी रीजन पे आपका क्या प्रेजेंट था? अपेंडिक्स प्रेजेंट था। लेकिन अगर आप टर्म को तरीके से समझेंगे तो सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल रहा है, एक एक्सटेंशन निकल रहा है, वही एक्सटेंशन आपका क्या कहलाता है? अपेंडिक्स कहलाता है। बात को समझे? तो मैं आपको स्पेसिफिक पोजीशन बता रही हूँ, अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि इधर होगा या स्मॉल इंटेस्टाइन जहां खत्म हो रही है वहां होगा। आप एक्चुअल आंसर देंगे क्या? सीकम से जो स्ट्रक्चर निकलता है वही अपेंडिक्स कहलाता है, या वेयर द अपेंडिक्स इज प्रेजेंट, सीकम पर प्रेजेंट है। फिर जब हम आगे बढ़े तो सीकम से हमने एंट्री ली लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले रीजन में। कोलोन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन 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 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला ऊपर जाने वाला असेंडिंग कोलोन, नीचे आने वाला, फूड ऊपर जाएगा फूड नीचे आएगा, दैट इज डिसेंडिंग कोलोन। एंड जो बीच का रीजन आपको दिखा, दिस विल कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कोलोन। बहुत तरीके से समझेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग। फिर 2 रीजन पढ़ लिया मैंने स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ LI, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, LI लार्ज इंटेस्टाइन, LI लार्ज इंटेस्टाइन एंड LI लार्ज इंटेस्टाइन। एक रीजन सीकम, दूसरा रीजन कोलोन, तीसरा रीजन यहाँ पर अगेन एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं रेक्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जितना भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल मेरी बॉडी के अंदर बचे हैं, दे शुड बी एक्सपेल आउट एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें इन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी से एक्सपेल करना होता है। अब हमेशा हर टाइम हम उस फूड पार्टिकल को, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को एक्सपेल नहीं कर सकते, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ये हमारी बॉडी में स्टे करता है जब तक कि ब्रेन से रिफ्लेक्स नहीं मिलता एनएस को इसको बाहर निकालने के लिए। तो जिस जगह पर ये स्टे करता है वही रीजन आपका क्या कहलाता है? रेक्टम कहलाता है। और रेक्टम जिस जगह पर ओपन होगा वो रीजन क्या कहलाएगा? एनएस। रीजन इज कॉल्ड एज एनएस। नाउ फिर से समझेंगे,
एनएस भी एक इंपॉर्टेंट, 2-3 क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? पहली चीज तो एंडिंग है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो रेक्टम से ओपन होता है आपका एनएस। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा एनएस है ये कैसा है नेचर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि एनएस की जो ओपनिंग है इज इट अ इनवॉलेंट्री ओपनिंग और इज इट अ वॉलेंट्री ओपनिंग। लाइक आप लोग टर्म से नोन हो, अगर वॉलेंट्री मतलब वो फंक्शन जो मेरे कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री कहलाएगा, और अगर मैं बात करूं इनवॉलेंट्री की तो वो कंडीशंस एक्शंस जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो कहलाते हैं आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस। नाउ मैं आपको 2 चीज एक्सप्लेन कर रही हूं। अगर मेरे बॉडी में एनल ओपनिंग, आप सोचिए वॉलेंट्री है या फिर इनवॉलेंट्री है, मैं दोनों एग्जांपल्स आपको दे रही हूं। वॉलेंट्री ओपनिंग अगर है एनएस की, मतलब आपके कंट्रोल में है, तो आप फीकल मैटर का रिमूवल कभी भी कर सकते हो। आप फीकल मैटर का रिमूवल अपनी बॉडी से अगर वॉलेंट्री ओपनिंग है तो आप कभी भी कर सकते हैं। क्या आप ये करने के लिए केपेबल हैं? नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब तक ब्रेन से रिफ्लेक्स नहीं आता है, जब तक हमारे फीकल मैटर का रिमूवल नहीं होता। तो क्या इनवॉलेंट्री है? इनवॉलेंट्री का मतलब जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, मींस इफ देयर इज अ अर्ज ऑफ रिलीज ऑफ फीकल मैटर, आपको उसको रिलीज करना है या नहीं करना। मान लीजिए इफ आई एम स्टैंडिंग हियर और अगर फीकल मैटर को रिलीज करने का अर्ज मुझे है, तो क्या वो हाल एक एट अ पर्टिकुलर टाइम रिलीज हो जाएगा? नहीं होगा, मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। मींस ना तो वॉलेंट्री एक्टिविटी है ना ही इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। फिर कैसी एक्टिविटी है तो समझेंगे। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री नहीं बोलते हम, ये बोलते हैं कि इट इज वॉलेंटरी एज वेल एज इनवॉलेंट्री। ये जो एनल ओपनिंग है इसमें 2 रीजंस हैं, एक तो आपका वॉलेंट्री होता है और एक इनवॉलेंट्री होता है। इंटरनल होती हैं आपकी इनवॉलेंट्री और एक्सटर्नल होती हैं आपकी वॉलेंट्री। बात को समझे? तो जब भी आप बात करते हो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस की, तो एनल ओपनिंग वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर? नाउ एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो गई आपकी। मैं इससे कनेक्टेड अब आपको पोजीशन बता रही हूँ एसेसरी ग्लैंड्स की। हमने क्या क्या पढ़ा, मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ आपको। पहले माउथ पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा, ईसोफेगस पर आए, फिर हमने डायफ्राम के बारे में जिक्र किया, फिर हमने स्टमक को पढ़ा, स्टमक के बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ी, सीकम, रेक्टम, कोलोन, और फिर लास्ट हम किस में आ गए? एनएस में। अब जब आप एनएस में एंट्री किए हो तो एनएस में एंट्री करने के बाद फीकल मैटर रिमूव करके एलिमेंट्री कैनाल का एंड हो चुका है। अब ये था एक फिजिकल एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। अब जब केमिकल प्रोसेस परफॉर्म करवाने होते हैं तो वी नीड ग्लैंड्स, सीक्रीशंस की ज़रूरत होती है, केमिकल्स की ज़रूरत होती है जो कि लगातार सीक्रीशन करते जाएंगे और हमारे फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। इस टॉपिक को हम यहाँ इस क्लास में ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम एक्चुअल डाइजेशन माउथ से लेके एंड तक पढ़ना शुरू करेंगे। देखें, मैं इस डायग्राम को हटाऊंगी नहीं क्योंकि अगेन इससे कनेक्टेड हमारे पास कई सारा पार्ट है। ये स्ट्रक्चर लीफ जैसा जो आपको दिखा, ये क्या चीज थी भाई? ये था पेनक्रियाज। दिस इज योर पेनक्रियाज। ये जो मैंने बुक जैसा एक स्ट्रक्चर यहां बनाया, ये क्या है भाई? इट इज योर लिवर। आपका लिवर है, राइट हैंड साइड पर प्लेस्ड होता है। और अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा रीजन, चलो एक्चुअल मार्किंग दे देते हैं। राइट हैंड साइड पे इस जगह पे आपका क्या प्रेजेंट है? लिवर प्रेजेंट है। क्लियर? इससे गॉल ब्लैडर। डायफ्राम के नीचे सारी की सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट है? डायफ्राम के नीचे। एक्चुअल पोजीशन समझ लेते हैं। ये क्या था आपका? लिवर। लिवर 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है और इसको बीच में से एक लिगामेंट जो है वो डिवाइड करता है। नाउ लिवर से कनेक्टेड एक और छोटा सा सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। पर इनिशिएशन हम यहाँ से नहीं करेंगे, इनिशिएशन हम अगेन करेंगे कहाँ से? माउथ से। माउथ में अब जब आपने बात करी हमारे ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स इनिशिएट होंगे ऑब्वियसली फ्रॉम द माउथ। कहाँ से स्टार्ट किए जा रहे हैं? माउथ के थ्रू स्टार्ट किए जा रहे हैं। और जब आप माउथ के थ्रू डाइजेशन को शुरू करते हो तो देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ
देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ सम ग्लैंड्स इनसाइड द माउथ ऑल्सो। लाइक मैं चुप हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ, बट मेरा मुंह, मैंने कुछ पिया नहीं है, लेकिन तब भी मेरा जो माउथ है वो वेट है, गीला है। मैं गोलगप्पे की ढेल के पास खड़ी हूँ और गोलगप्पे वाला गोलगप्पे खिला रहा है, मेरा जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा वेट हो गया। मतलब जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज कर गई। क्या चीज़ थी ये? मतलब ऐसा माउथ में क्या है जो कि माउथ को हमेशा वेट रखता है, कभी ड्राई होने ही नहीं देता? तो वो है माउथ के ग्लैंड्स दैट आर कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड्स। देखेंगे अब सबसे पहले माउथ रीजन में हमने इनिशिएट किया सलाइवरी ग्लैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट करते चलेंगे, साथ के साथ समझते चलेंगे बहुत ध्यान से। जब हमने बात करी आपके सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो सलाइवरी ग्लैंड्स लिखा मैंने, ग्लैंड नहीं लिखा, मतलब एक ग्लैंड तो नहीं है, कई सारे ग्लैंड्स हैं। कितने कई सारे ग्लैंड्स हैं? 3 मेजर। होते तो कई हैं, लेकिन जो मेजर ग्लैंड्स हमें पढ़ने होते हैं वो कितने पढ़ने होते हैं? 3, जो कि लार्जर माने जाते हैं और मोस्ट ऑफ द सीक्रेशन देने के लिए हमारे माउथ में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहला सीक्रेशन आपका जो दिया जा रहा है वो किसके थ्रू दिया जा रहा है? माउथ से सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का सबसे पहला ग्लैंड है आपके पैरोटिड ग्लैंड्स। सबसे पहला ग्लैंड क्या है आपका? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला, पैरोटिड ग्लैंड पैर में प्रेजेंट होती है। ये सारी जितनी 3 ग्लैंड्स का नाम मैं आपको बताऊंगी, 3 ऑफ द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द पैर। सबसे पहली चीज पैर में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इन सबसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। ग्लैंड का नाम, ग्लैंड की लोकेशन, कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके साथ साथ ये जो ग्लैंड है ये कौन कौन सी एक्टिविटीज को, मतलब कौन सा सीक्रेशन अपने अंदर से देता है। हालांकि किसी के सीक्रेशन को हम सेपरेटली नहीं पढ़ते हैं, तीनों का सीक्रेशन कंबाइन भी पढ़ा जाता है, और वो तीनों का कंबाइंड सीक्रेशन आपका सलाइवा कहलाता है। और सलाइवा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो कहलाता है सलाइवरी अमाइलेज। हम इसका जिक्र अभी पढ़ेंगे। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं, बिकॉज ये जितनी ग्लैंड्स हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोक्राइन glands? The glands which give their secretion by the help of duct, किसी डक्ट के थ्रू। एक जगह से ये ग्लैंड था, सीक्रेशन आगे बढ़ गया, डक्ट के थ्रू बढ़ा, तो जब किसी डक्ट के थ्रू सीक्रेशन दिया जाता है तो वो डक्ट के थ्रू जो सीक्रेशन होता है वो कैसा सीक्रेशन होता है आपका? एक्सोक्राइनल सीक्रेशन होता है। 3 ऑफ द ग्लैंड्स आर द एक्सोक्राइन। इवन डाइजेस्टिव ग्लैंड की, डाइजेशन की जितनी भी मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे, लार्जर ग्लैंड्स, वो सारी की सारी ग्लैंड्स आपकी क्या होती हैं? हमारी एक्सोक्राइन ही होती हैं। तो जब एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ द डक्ट ऑल्सो, और जब डक्ट है तो उस डक्ट का नाम भी होगा। तो तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है वो बनता है डक्ट का नाम। तो देखें, सबसे पहले मैंने बात करी पैरोटिड ग्लैंड की। मैं सबसे पहले आपको तीनों ग्लैंड का नाम बताती हूँ। पैरोटिड के बाद है आपका सबमेंडिबल। मैंडिबल मैंने टर्म पहले बोला ताकि मैं सेक इंडिकेशन दूंगी आपको और आपको याद करने के लिए इजी हो जाएगा। सब मैंडिबल को हम सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। सब मैंडिबल को मैं और क्या बोलती हूँ? हम बोलते हैं, मैं नहीं, मैंडिबल को मैक्सिलरी भी बोला जाता है। सो आगे बढ़े हम। सब मैंडिबल के बाद थर्ड है आपकी सबलिंगुअल। लिंगुअल टर्म से फिर से रिकॉल कीजिए, पीछे का सिलेबस आप हाल के हाल पढ़ते चला कीजिए, या फिर चीज़ों को जितनी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसको समझाने से पहले बता देती हूँ कि जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अगर इसका कनेक्शन किसी प्रीवियस पार्ट से रहा हो तो उसको सबसे पहले कवर किया कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई पार्ट पीछे से कनेक्टेड है तो वहाँ पर हम 2 टॉपिक को साथ साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब रिकॉल कीजिए। सबलिंगुअल, लिंगुअल टर्म हमने एक जगह पर और पढ़ा था। यस, यू आर राइट, हमने पढ़े थे लिंगुअल पैपिलास, और मैंने जब आपको टंग बताया था तो टंग का दूसरा नाम हम क्या बोलते थे? लिंगुआ। तो अब आ जाइए, मैंने ये टर्म क्यों लिखा है? सो दैट आपको याद करने में इसकी लोकेशन ईजी हो। सबसे पहला ग्लैंड का नाम, दूसरा हम बात करेंगे ग्लैंड की पोजीशन, और तीसरा हम बात करेंगे ग्लैंड का डक्ट कि कौन सा डक्ट यहाँ से निकलता है। तो पैरोटिड ग्लैंड की अगर बेटा हम बात करेंगे तो पैरोटिड ग्लैंड नाम से तो खैर कनेक्टेड नहीं है, पर फिर भी समझेंगे। हमारे
ईयर्स के नीचे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इज द पैरोटिड ग्लैंड्स आर लोकेटेड, तो वो बोलेगा ऑन द चीक्स, बिलो द आईज, बिलो द ईयर्स, या फिर नीचे जॉ में प्रेजेंट होते हैं। तो लोकेशन समझ लीजिए, हमारे ईयर के सामने जो ग्लैंड प्रेजेंट है पेयर में, एक इधर और एक इधर, ये वाली जो पार्ट है ये क्या कहलाती है, हमारी पैरोटिड ग्लैंड कहलाती है। कौन सी ग्लैंड कहलाती है, पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड का ही इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर इसमें हो जाता है तो ये स्वेल कर जाते हैं, जो कि आपके मम्स कहलाते हैं। मम्स आपने एक यूजुअल डिजीज है जो सुनी होगी, क्या होता है इसमें, आपके ये वाला जो पार्ट है ये स्वेल कर जाता है, ठीक है। तो जब आप पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड कौन सा पार्ट है, कौन सा ग्लैंड है जो कि हमारे ईयर के नीचे प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा डायरेक्ट, कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरोटिड ग्लैंड अपने सीक्रेशन को माउथ में चीक्स के थ्रू बाहर निकाल देती है, क्लियर। किस डक्ट के थ्रू निकालती है, स्टेनसन्स डक्ट। किस डक्ट के थ्रू निकालेगी, स्टेनसन्स डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड से कनेक्टेड डक्ट क्या कहलाती है, स्टेनसन्स डक्ट कहलाती है। पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ईयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन क्या कहलाता है, इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है, मम्स कहलाता है, भूलना नहीं है। आगे बढ़े हम, सब मैंडिबल या फिर मैक्सिलरी। मैंने मैक्सिलरी पहले नहीं लिखा, मैंने पहले मैंडिबल लिखा ताकि मैंडिबल से आपको इजीली ये चीज याद हो जाए। मैंडिबल क्या कहता है, मैंडिबल लोअर जॉ, याद कीजिए हमने मैंडिबल कहाँ पढ़ा था, लास्ट थर्ड क्लास में हमने मैंडिबल का जिक्र किया था, जो कि लोअर जॉ बनाता था, टंग से कनेक्शन हमने ये पार्ट पढ़ा था। तो जो लोअर जॉ है, इस लोअर जॉ को मैंडिबल कहा जाता है, इस वजह से इन ग्लैंड्स का नाम है सब मैंडिबल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस रीजन पे। यहाँ पर ये जो दो पार्ट प्रेजेंट हैं, ये दो पार्ट्स आपके क्या कहलाते हैं, सब मैंडिबल पार्ट कहलाते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन, लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरे जॉ के नीचे, मैंडिबल नाम से ही समझ में आ रहा है, मैंडिबल मतलब लोअर जॉ, और लोअर जॉ में कनेक्टेड है आपके सब मैंडिबल ग्लैंड्स। डक्ट जो प्रेजेंट होती है वो है आपकी वॉटन्स डक्ट। वॉटन्स कौन सी डक्ट के थ्रू अपना सीक्रेशन माउथ में देते हैं, तो वॉटन्स डक्ट के थ्रू देते हैं। आगे बढ़े हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्लैंड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ के साथ आपका लोकेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमने बात करी सबलिंगुअल ग्लैंड की। सबलिंगुअल ग्लैंड आपका वो पार्ट है जो कि लिंगुआ टंग से रिलेटेड है। अब कहीं ना कहीं लोकेशन होगी टंग के आसपास, तो टंग के जो नीचे वाला रीजन है आप टच करके देख सकते हैं, अपने टंग को नीचे लेके जाइए तो वहां पर सीक्रेशन बहुत ज्यादा मिलता है हमें। वहां पर तीसरे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। पोजीशन में कोई भी प्रॉब्लम आपको साथ के साथ ये याद हो जानी चाहिए, टंग के नीचे वाला लिंगुआ, टंग लिंगुआ है तो ग्लैंड उसके पास जो प्रेजेंट होंगे वो कौन से ग्लैंड्स होंगे, लिंगुअल ग्लैंड्स होंगे। और ये जो लिंगुअल ग्लैंड्स हैं, ये लिंगुअल ग्लैंड्स अपना जो सीक्रेशन देते हैं वो देते हैं डक्ट ऑफ रेवेनस। डक्ट ऑफ रेवेनस के थ्रू इनका सीक्रेशन कहाँ दिया जाता है, माउथ के अंदर दिया जाता है। नाउ इसी के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करके आप समझाते हैं कि भाई ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं ये आपस में मिलके एक सीक्रेशन देती हैं, जिसको जो गोलगप्पे वाले के पास जाने पे बहुत तेज हो जाता है, उसी सीक्रेशन को हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। तीनों डक्ट का कंबाइंड सीक्रेशन क्या कहलाएगा, सलाइवा कहलाएगा। और ये जो सलाइवा है, ये सलाइवा कंटेन करता है कुछ आपके, सबसे पहला एंजाइम, क्योंकि डाइजेशन कर रहे हो, जब डाइजेशन करोगे तो सबसे बेसिक चीज किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें सबसे बेसिक जरूरत पड़ेगी एंजाइम्स की। तो एंजाइम को क्या बोला जाता है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम देते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज क्यों कहा गया है ये मैं आपको आगे याद करवा दूंगी। सारे के सारे टर्म्स इस तरीके से समझिए कि हर चीज आपको साथ के साथ याद हो जाए, कुछ बात के लिए ना बचे। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा का बेसिक सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आपके कई सारे आइंस होते हैं, और जो थर्ड पार्ट है वो लाइसोसोम्स कंटेन करता है, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल जब मेरी बॉडी में एंट्री कर रहा है तो वो फूड पार्टिकल एंट्री करता है तो उसमें कई सारे फॉरेन पार्टिकल हो सकते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो उनको किल करने के लिए हम किसका ज़रूरत पड़ता है, लाइसोसोम्स का, लाइसोसोम्स।
लाइसोसोम्स क्या होते हैं भाई? लाइसोसोम्स हमारा एक वो पार्ट है जो कि एक सुसाइडल बैग कहा जाता है, केमिकल्स का पैकेट है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल के कांटेक्ट में आने पे बस्ट कर जाता है, केमिकल रिलीज करेगा, उस फॉरेन पार्टिकल को खत्म कर देगा। तो जब हमने बात करी आपकी सलाइवा की, तो सलाइवा 3 ग्लैंड्स के थ्रू का सीक्रेशन है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। क्लियर? सलाइवा, तीनों से मिलकर सलाइवा निकलता है। सलाइवा का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोसोम्स के अलावा कई सारे आइंस वगैरह भी होते हैं जो कि इसको कंप्लीट करने का काम, डाइजेशन में हेल्प करने का काम करते हैं। तो ये सबसे पहले ग्लैंड्स हैं हमारे, कौन से ग्लैंड्स? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है, वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर नाउ, विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट ग्लैंड जो हमें पढ़ने हैं वो है आपका लिवर, जो कि एक मेजर ग्लैंड माना जाता है। फिर हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज, अगेन इट्स अ मेजर ग्लैंड। दोनों मेजर ग्लैंड्स के बाद कुछ ग्लैंड्स आपके इंटेस्टिनल हैं, तो उस इंटेस्टिनल ग्लैंड्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हो या कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।